हिमालय की गोद में बसा एक शांत पहाड़ी इलाका अचानक से धरती कांपती है, लेकिन यह भूकंप नहीं था। यह था कुछ और, कुछ कहीं ज्यादा खतरनाक। पहाड़ों की चोटी पर जमा बर्फ का एक विशालकाय हिस्सा टूटकर गिरता है और देखते ही देखते एक शांत से नदी में, एक तरह से एक शांत से इलाके में तबाही ला देता है। पूरा रास्ता नदी का रूप ले लेता है और मौत के सैलाब में तब्दील हो जाता है। सैकड़ों जानें चली जाती हैं, हजारों लापता हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तबाही के मलबे ने पहाड़ों के बीच में बना दिया है एक नया, खामोश और बेहद खतरनाक राक्षस। जी हां, एक राक्षस, एक ऐसी झील जो हर घंटे बड़ी होती जा रही है, जिसमें समा चुका है इतना ज्यादा पानी जो भर सकता है सैकड़ों ओलंपिक स्विमिंग पूल्स को। अब बड़ी चेतावनी है, अगले 3 दिनों में यह राक्षस कभी भी फट सकता है। यानी जो तबाही अभी नेपाल में नजर आई, ये उसकी एकमात्र झलक भर है, ये ट्रेलर है। आने वाले 72 घंटे और भी ज्यादा रिस्की है, घातक है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आगे आखिर क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल अब ये है, क्या इस तबाही को पहले से रोका जा सकता था? जितने लोगों की जान गई, क्या उन्हें कंट्रोल किया जा सकता था? क्या सीमा पार बैठे एक पड़ोसी मुल्क को पहले से इसकी भनक थी और उसे वक्त रहते चेतावनी नहीं दी? 26 अगस्त की सुबह करीब 8:45 बजे का वक्त था, जब नेपाल चीन सीमा के पास में अचानक से धरती हिलना शुरू हो जाती है, कंपन शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह भूकंप है, क्योंकि नेपाल का ये जो इलाका है वो कई बार भूकंप वाली त्रासदी को झेल चुका है। लेकिन भूकंप लगता, ये प्रलय, जल्द ही पूरा माहौल क्लियर हो गया कि असली वजह तो कुछ और है धरती के कंपन की। हिमालय की ऊंची चोटियों पर एक विशालकाय ग्लेशियर टूटकर नीचे गिरा। बर्फ, चट्टान, मलबे का एक पहाड़ जैसा हिस्सा तेजी से रफ्तार से नीचे की ओर बहा। त्रिशूली नदी की सहायक नदियां एक तरह से लेनदेन, एक पूरा का पूरा उसने एक रास्ता खोला और सीधे अंदर दाखिल हो चुका। देखते ही देखते नदी का रौद्र रूप सामने आया। तस्वीरें आप देखेंगे तो रूह कांप जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 72 किलोमीटर के इलाके में त्रिशूली नदी ने जमकर तबाही मचाई है। नेपाल का रसवा और नुवाकोट जैसे जो जिले हैं, वहां पर जो बस्तियां हैं, वो बस्तियों की बस्तियां बह गई। बड़ी बड़ी इमारतें, लोगों के मजबूत घर, गाड़ियां, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स ताश के पत्तों की तरह बह गया। कागज की कश्ती की तरह बहता हुआ नजर आया बड़ा बड़ा बोल्डर। बेत्रावती जैसा ऐतिहासिक कस्बा अब पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। लेकिन सीमा पर मौजूद ग्योरोंग पोर्ट, जो नेपाल चीन के बीच में व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा का बहुत अहम रास्ता माना जाता है, वो भी इस तबाही की चपेट में आ गया। अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार नेपाल में मरने वालों की संख्या 600 को पार कर चुकी है। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। हजारों की संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। दुनिया भर के 30 से ज्यादा देशों के नागरिक भी इसमें शामिल हैं। अब आपको एक साथ नेपाल में प्रलय की कुछ तस्वीरें मैं दिखाती हूं। इस तस्वीर को जरा समझिएगा, किस तरह से नेपाल में तबाही आई। एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मलबे में तब्दील हो गया। लोग आगे आगे भागते, लेकिन उनकी ये दौड़ इस पूरे प्रलय के आगे बहुत छोटी थी। अब मैं आपको इस पूरे प्रलय की 50 तस्वीरें दिखा रही हूं, जो सिर्फ और सिर्फ तबाही को दर्शाती है और कुछ नहीं। जी हां, तबाही। अब ये देखिए, नेपाल में जो जल प्रलय है, फ्लैश फ्लड, विनाश लीला, नारायणी से जल स्तर पर नजर रखी जा रही है। सैकड़ों लोग लापता हो गए, कई भारतीय भी इसमें शामिल हैं। बताया जा रहा है 35 पुल नेपाल के बह गए। किसी एक देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान, जानमाल को नुकसान। इंफ्रास्ट्रक्चर इसीलिए क्योंकि बड़े बड़े लोहे, बड़े बड़े बोल्डर्स, जब वो उस पूरे प्रलय के आगे अगर नहीं टिक पाए तो ये कहा जाए कि मानवीय जान की क्या बिसात। भारत ने मदद भेजी हालात को देखते हुए। बताया जा रहा है जिस जगह पर ग्लेशियर टूटा वहां पर स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है। नेपाल में प्रलय की जो तस्वीरें आई वो इतनी ज्यादा भयावह है कि क्या ही कहा जाए। काल के गाल में काफी कुछ समा चुका है। आखिर क्या क्या तबाह हुआ है वो भी आप जान लीजिए। आखिर नेपाल कैसे तबाही की तरफ बढ़ गया इस पूरे ग्लेशियर बर्स्ट की वजह से। 600 से ज्यादा लोगों की जानें गई। 12,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान का आकलन अभी तक टेंटेटिव किया गया है।
बताया जा रहा है कि 35 पक्के पुल बह चुके हैं इस पूरी आपदा में, त्रासदी में। 45 ब्रिज थे टोटल, उसमें से 35 बह चुके हैं। सस्पेंशन ब्रिज वो बह गए। सड़क अगर बात करें तो 40 से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जो उसकी जद में आई। 40 किलोमीटर सड़क खत्म हो चुकी है कई इलाकों में, बड़े बड़े हिस्से। अगर प्लांट्स की बात करें तो 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से बर्बाद। 200 से ज्यादा गाड़ियां बर्बाद हो गई। पूरे इलाके में ब्लैकआउट है। घर और बस्तियां बह चुकी हैं, कई घर और कई बाजार तबाह हो चुके हैं। पूरा का पूरा कस्बा उसकी जद में आ चुका है। नेपाल से जो तबाही आई उसमें कई लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। आपको मैं बताती हूं कि आखिर किस देश के कितने नागरिकों के लापता होने की खबर सामने आई है। भारत के 320 भारतीय नागरिक लापता हुए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के भी 63 अमेरिकी नागरिक थे जो लापता हैं, जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया अभी तक। रूस के 4 नागरिकों के संपर्क नहीं होने की खबर सामने आई है। पुर्तगाल के 2 पुर्तगाली नागरिकों के लापता होने की खबर है। दक्षिण कोरिया के 6 दक्षिण कोरियाई नागरिक लापता हैं। इटली के 90 लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया। यूक्रेन से खबर यह है कि कम से कम 53 यूक्रेनी नागरिक लापता हैं। बेल्जियम के भी 3 बेल्जियम यात्री हैं जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। ऑस्ट्रेलिया भी उस लिस्ट में शामिल है। 34 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक यहां पर मौजूद थे, कहां गए कुछ नहीं पता। मलेशिया के 51 नागरिक लापता हैं। कनाडा के 25 कनाडाई नागरिकों के लापता होने की खबर है। ये सिर्फ एक फौरी तौर पर लिस्ट सामने आई। अभी जैसे जैसे स्थिति साफ हो रही है, कई और लोगों की जानकारी सामने आ रही है। अब बात करते हैं उस कहानी के सबसे बड़े डरावने मोड़ की। तबाही मचाने की जो बर्फ मलबा नदी के रास्ते में जमा हुई, उसने एक नई झील तैयार कर दी। एक ऐसी झील जिसका कोई प्राकृतिक निकासी रास्ता ही नहीं था, यानी पानी लगातार अंदर ही अंदर जमा होता चला गया। पानी अंदर जमा तो हो रहा है लेकिन निकासी का कोई रास्ता नहीं। बाहर निकलने का एक दरार तक वहां पर नजर नहीं आई। चीनी अधिकारियों ने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया है कि 27 अगस्त तक इस झील में जो जमा पानी था उसकी मात्रा 25 लाख क्यूबिक मीटर के पार जा चुकी थी, जो एक दिन पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा थी। अब जो चेतावनी आई वो और भी ज्यादा डराती है। चीनी अधिकारियों के अनुसार अगले 3 दिनों में 30 लाख क्यूबिक मीटर और पानी इस झील में समा सकता है, यानी करीब 1200 ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर पानी यहां पर इकट्ठा हो सकता है। कितना बड़ा दायरा है इस चीज का। इतना पानी जमा होने का मतलब है झील के फटने का खतरा हद से ज्यादा बढ़ जाना। अनुमान है पानी का सबसे ज्यादा बहाव यानी पीक फ्लो 1 सितंबर के आसपास आ सकता है। हालात इतने ज्यादा संगीन हो सकते हैं कि शुक्रवार को चीन ने अपनी सारी रेस्क्यू टीमों को या गाड़ियों को खतरे वाले इलाके से हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया, क्योंकि डर है कि अगर झील फटती है तो उसके साथ साथ पहाड़ भी धंस सकता है। हिमस्खलन जैसी कई आपदाएं भी आ सकती हैं। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे विवादास्पद सवाल पर। जिस ग्लेशियर के टूटने से तबाही आई वो नेपाल में नहीं थी, बल्कि वो थी सीमा पार चीन के तिब्बत क्षेत्र में। यानी तबाही का जो सोर्स है वो नेपाल की सीमा में नहीं था, वो नेपाल की सीमा से बाहर था। और यहीं से अब वो सवाल उठता है जो अब नेपाल के पत्रकारों और पूर्व अधिकारियों की जुबान पर है। क्या चीन को इस खतरे की पहले से भनक थी? क्या तिब्बत के इलाके में मौजूद निगरानी तंत्र ने कोई संकेत पकड़ा था जिसे वक्त रहते नेपाल के साथ साझा नहीं किया गया? नेपाल में कुछ पूर्व अधिकारी और पत्रकारों ने खुलकर सवाल भी उठाए हैं। क्या सीमा पार से कोई पूर्व चेतावनी आई या जानकारी नेपाल तक पहुंची? इससे पहले कि ये पूरा सैलाब नेपाल की धरती पर पहुंचता, इस बीच नेपाल में चीनी दूतावास ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दूतावास कह रहा है कि चीन की तरफ से किसी निर्माण गतिविधि या मानव निर्मित बांध जैसी किसी वजह से कोई हादसा नहीं हुआ। ये दावा भी गलत है कि चीन ने समय पर चेतावनी नहीं दी। हालांकि कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया कि चीन की किसी गतिविधि ने इस तबाही को जन्म दिया, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, सवाल अभी भी हवा में है। क्या इतनी बड़ी आपदा से पहले सीमा पार से कोई चेतावनी वक्त पर नेपाल तक पहुंच सकती थी? मैं आपको आगे और बड़ी बातें बताऊं, लेकिन आपको नेपाल से आई कुछ तस्वीरें दिखाती हूं। वो भयावह तस्वीरें फुल स्क्रीन पर जो हमें दर्शाती हैं कि नेपाल में आखिर किस तरह से तबाही का मंजर है। हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट्स, पूरी तरह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स धराशायी हो गए। जानमाल किस तरह से पानी में बहता हुआ नजर आया। हजारों की संख्या में लोग लापता हो गए। वजह क्या है? वजह है चीन के हिस्से में तिब्बत में मौजूद एक झील।
एक ग्लेशियर जो बस्ट हुआ और उसकी जद में आई नेपाल की मासूम आवाम। और ये खतरा भी टला नहीं है, क्योंकि 1 सितंबर को और भी बड़ा खतरा मुंह बाहे खड़ा हुआ है। आखिर नेपाल में प्रलय को लेकर चीन पर सवाल उठ क्यों रहे हैं? चलिए मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताती हूं। नेपाल में प्रलय और चीन पर क्यों सवाल खड़े हुए हैं। नेपाल में प्रलय को लेकर चीन पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि चीन पर समय रहते चेतावनी नहीं देने के आरोप लगे, और ये आरोप बेहद गंभीर है क्योंकि चीन लगातार इस पूरी झील को मॉनिटर कर रहा था। तिब्बत से आने वाले जो पानी है उसकी जानकारी चीन ने समय पर नेपाल से शेयर नहीं की। अगर चीन आगाह कर देता तो इतने लोगों की जान बच सकती थी, सैकड़ों लोग बह गए हैं। चीन को करीब 45 मिनट पहले ही बाढ़ और तबाही की जानकारी मिल गई थी। ये जानकारी है चीन 45 मिनट पहले भी अगर अलर्ट कर देता तो जो नुकसान नजर आया उतना बड़ा नुकसान नहीं होता, उस नुकसान को कम किया जा सकता था। हिमालय ग्लेशियर में चीन लगातार गतिविधियां करता रहा है, इसीलिए उसकी नीयत पर सवाल है। चीन की गतिविधियों के कारण ही नेपाल में प्रलय का सीन एक तरह से क्रिएट हुआ। नेपाल के जर्नलिस्ट लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। चीन ने नेपाल के इन सभी आरोपों को फिलहाल सिरे से खारिज कर दिया है। अब जरा बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं था जब हिमालय की गोद में ऐसी तबाही निकली हो। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल और तिब्बत की सीमा पर ऐसी कई घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं जहां ग्लेशियर टूटने या झील फटने से अचानक सैलाब आया हो। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जैसे जैसे धरती गर्म होती जा रही है, हिमालय की बर्फ और परमाफ्रॉस्ट एक तरह से पिघल रहे हैं और पहाड़ों की चट्टानें कमजोर होती जा रही हैं। यानी ये जो तबाही है अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक बड़े और लगातार बढ़ते खतरे की ओर बड़ी तस्वीर पेश करती है, उसकी कड़ी है। और यही वजह है कि सीमा पर सूचनाओं के आदान प्रदान का सवाल इतना अहम बन जाता है। अब हिमालय क्षेत्र में सैकड़ों ऐसी ग्लेशियर्स झीलें मौजूद हैं जो कभी भी खतरनाक साबित हो सकती हैं। भारत, नेपाल, चीन, भूटान और पाकिस्तान, ये ऐसे तमाम देश हैं, उनके लिए एक साझा चुनौती है जिसका हल भी साझा निगरानी, तुरंत सूचना साझा करने से ही होगा। लेकिन जब तक सीमाओं के आर पार भरोसा और पारदर्शिता पूरी तरह से मजबूत नहीं होती, तब तक हर नई दरार, हर नई झील नेपाल जैसे देशों के लिए नई और अनजानी आफत बनकर मंडराती रहेगी। ये तो थी हिमालय की गोद से उठी उस तबाही की कहानी जिसे सैकड़ों जानें ले ली। अभी भी हजारों लोगों की सांसें अटकी हुई हैं उस झील पर जो कभी भी फट सकती है। एक तरफ कुदरत का कहर, दूसरी तरफ वो सवाल जो अभी तक अनसुलझा है। क्या इंसानों की लापरवाही, क्या ये सीमा विवाद, कौन कितना मजबूत, ये वाला अहम, सूचना की कमी, या फिर सीमा पार की चुप्पी ने इस तबाही को और बड़ा बना दिया। चीन ने हर आरोप को फिलहाल खारिज कर दिया है, लेकिन सवाल अभी भी जीवित हैं। शायद तब तक जिंदा रहेंगे ये सवाल जब तक हिमालय के दोनों तरफ बैठे मुल्क एक दूसरे के साथ पूरी पारदर्शिता के साथ काम नहीं करना सीखते। फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हैं उस झील पर जो आगे कुछ दिनों में ये तो थम जाएगी या फिर एक और बड़ी तबाही को जन्म देगी। ये एक बड़ा सवाल यहां नजर आता है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।